गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कीसर विद्या मंदिर की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपन कक्षा 9 सोशल साइंस की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा है। अपने पिछली वीडियो में अपन ने कल भारत का पहला भौतिक स्वरूप उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को पढ़ा और पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की कि पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, वह हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। इनको अपने विस्तार से पढ़ा है। वह हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है और उप हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है। उसी तरीके से इसी क्रम में दूसरा जो भौतिक स्वरूप है वो है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान, इसे मध्य का विशाल मैदान भी कहते हैं। विशाल मैदान कहते हैं। अपन इसको विशाल का उत्तर के विशाल मैदान को मध्य का विशाल मैदान क्यों कहते हैं? तो अपन लिखेंगे यह मैदान भारत में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण में पठारी प्रदेश के मध्य होने के कारण इसे मध्य का विशाल मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं। अपन ने पहली वीडियो के अंतर्गत भारत का मानचित्र देखा था और वो मानचित्र कैसा था? प्राकृतिक था। प्राकृतिक मानचित्र ने बताया है कि उत्तर में जो है वो तो हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण में क्या है? दक्षिण का पठारी प्रदेश। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। ये जो भाग है ये तो हमारा पठारी भाग है और ये जो भाग है हमारा, ये हमारा पर्वतीय वाला भाग है। कौन सा भाग है भैया? पर्वतीय वाला भाग है। तो इसके बीच वाला ये जो भाग रह गया, ये जो भाग है ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान होगा। क्या होगा? उत्तर का विशाल मैदान। इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली वर्ष भर बहने वाली नदियों गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों से द्वारा लाई गई तलछट, गाद, मिट्टी आदि के द्वारा हुआ है। समझ रहे हैं इसका मतलब कि उत्तर में हमारे हिमालय पर्वत से वर्षभर बहने वाली नदी निकल रही है और वर्षभर बहने नदियों में मैंने उदाहरण दिए गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसे
से नीचे की ओर बह रही है, तो जो रास्ते में बहते हुए इनके साथ जो तलछट है, गाद है, मिट्टी है, जो अपने साथ बहाकर लाती है, वो लाकर के इस मैदानी प्रदेश में जल का बहाव धीमा हो जाता है, और धीमा बहाव जब होता है तो अपने साथ लाई तलछट गाद मिट्टी का ये निक्षेपण करती है। उस निक्षेपण के माध्यम से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। यह भारत का सबसे उपजाऊ वाला भूभाग है। कई प्रकार से यह मैदान हमारे भारत की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जिसको अपन विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत भारत देश का सबसे अधिक क्या है, कृषि की पैदावार होती है। इस भारत देश के अंतर्गत सबसे अधिक जो उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े विकसित उद्योग हैं, वो इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत इनका विकास हुआ है। इस मैदान का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर 2400 किलोमीटर लंबाई में हुआ है, तथा यह मैदान 150 से 480 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यह मैदानी प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये चीज अपन ने इसकी सामान्य जानकारी ली कि मध्य का विशाल मैदान भारत के किस जगह स्थित है, अर्थात मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित क्यों कहा है, क्योंकि ऊपर पर्वतीय प्रदेश है, नीचे पठारी प्रदेश है, उन दोनों के बीच में होने कारण इसको मध्य का विशाल मैदान कहा गया है। इस मैदान का निर्माण गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र में की सहायक नदियों द्वारा जो तलछट गाद मिट्टी जो लेके आए हैं, उसके जवाब के कारण, उसके निक्षेपण के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जो भारत का सबसे उपजाऊ वाला भूभाग है। यह मैदान पश्चिम से पूरब की ओर 2400 किलोमीटर लंबाई में तथा 150 से 480 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल था 32,87,963 वर्ग किलोमीटर के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह भाग फैला हुआ है। इस मैदान के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान का महत्व है। अब अपन इसके महत्व को पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है हमारे मानव जीवन के अंतर्गत, अर्थात भारत देश के मानव जीवन के अंतर्गत इस मैदानी प्रदेश का क्या महत्व है। तो अपन लिखेंगे मध्य के विशाल मैदान का
महत यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित होने के कारण भारत का सबसे उपजाऊ वाला भूभाग है। इससे मैदानी प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न वर्ष भर बहने वाली नदियों का विस्तार हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल व पेयजल और इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही भारत के वृहद उद्योगों की स्थापना भी बड़े स्तर पर हुई है। बड़े स्तर पर हुई है। इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत सड़क व रेल मार्ग का इस मैदानी प्रदेश का समतल होना यातायात के लिए सुगमता प्रदान की है, जिसके कारण यहां पर सड़कों में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। आपको पता है कि हमारे स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन अपने आप में महत्वपूर्ण परिवहन है, क्योंकि सड़क परिवहन ही एक ऐसा परिवहन है जो हमारे प्रत्येक घर को किससे जोड़ता है। वो सड़क से, शहर से, उद्योग से, पर्यटक स्थलों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, बाजारों से, राजधानियों से, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों से हमारा स्थल परिवहन जुड़ा हुआ है। और स्थल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन के साथ साथ लंबी दूरी के लिए हमारे स्थल परिवहन में दूसरा है हमारा कौन सा? रेल मार्ग। तो रेल मार्ग को भी हम समतल भूभाग पर विस्तारित कर सकते हैं, न कि ढलान वाले क्षेत्रों पर, न गहरे गर्त वाले क्षेत्रों पर। इसलिए यह मैदानी क्षेत्र यातायात के लिए भी क्या है? सुगमता प्रदान करता है। अब अपन पढ़ेंगे इस उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण।
अर्थात यह भौगोलिक रूप से भी इसको कई रूपों में बांटा गया है। मैदानी प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत जहां प्रकृति ने स्वतः इसको बांटा है। अपन ने छोटी क्लासों में दो शब्द सुने होंगे, खादर और बांगर। सुने क्या आपने? सुने होंगे। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, कक्षा 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है कि खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ इसका हिस्सा और बढ़ गया। अर्थात पहले हमने दो चीज पढ़ी थी, खादर और बांगर, लेकिन इसी उनको कहाँ पाए जाते हैं? इस मैदानी प्रदेश में। लेकिन अब इस हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे तो इसे मैदानी प्रदेश को भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार चार भागों में बांटा है। चार भागों में बांटा है, जिसमें पहला है हमारा खादर, दूसरा है हमारा बांगर, तीसरा है हमारा भावर और चौथा है हमारा तराई प्रदेश। खादर, बांगर, भावर, तराई प्रदेश, ये चारों भाग किसके हैं? इस मैदानी प्रदेश के हैं। अब अपन देखेंगे साहब खादर क्या है, बांगर क्या है। चलो खादर बांगर तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया, 8वीं में पढ़ लिया है, इधर 7वीं में पढ़ लिया है कि खादर वह निचले भूभाग जहां प्रतिवर्ष ना बाढ़ में वर्षा का पानी पहुंचकर एक नई मिट्टी की परत बिछा करके उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसे खादर कहते हैं। और वो पुरातन जलोढ़ अर्थात पुरातन भूभाग जहां लंबे समय से नदी में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और ना ही वहां नई मिट्टी की परत बिछ पाती है, जिसके कारण वो भाग कैसा हो गया? अनुपजाऊ हो गया या कम उपजाऊ हो गया। उस भाग को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। लेकिन अब आता है भावर। भावर क्षेत्र ये है पर्वतीय भागों के पर्वत पदीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां में बता पर्वतीय भागों के पर्वत पदीय भागों में, तो मैं एक बार समझा देता हूं आपको मानचित्र के अनुसार कि पर्वतीय पद क्या होते हैं। अपन को समझना है, क्या करना भैया? समझना है। माना कि अपन के ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है ये? हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। इससे पर्वत आपको पता है इस मैदान के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय पर्वत हो गए, इसके नीचे क्या है? हमारा मैदानी प्रदेश है। अब यहां से जो नदी बहती हुई आ रही है नीचे की ओर, ये क्या है? हमारी नदी की जलधारा है। ये जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि जल का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? ऊंचाई से ढलान की ओर बहना। तो ऊंचा क्या है? पर्वत है, और ढलान नीचे की ओर है, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। पानी के बहते समय यहां से जो कंकड़ पत्थर जो अपने साथ बहाकर लाते हैं, वो इस पर्वत पदीय अर्थात इन क्षेत्रों में क्या कर देते हैं? ये जमा कर देते हैं। ये वर्षा के पानी के साथ साथ ऊपर से बह करके यहां से ये क्या है? छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो इस क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं, वो इकट्ठा होने वाला भाग क्या कहलाता है बेटा? भावर कहलाता है। क्या कहलाता है? भावर। क्योंकि आप बताया जैसे ऊपर से नीचे की ओर तो ढलान के साथ बहकर के आ गए, लेकिन अब जैसे ही पानी सपाट भाग में प्रवेश करेगा तो पानी के साथ न बह करके ये पर्वत पदीय स्थलों पर, स्थल भाग पर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? हम भावर कहते हैं। दूसरा आता है हमारा तराई प्रदेश। आपको पता है कि जब पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो ये तो कंकड़ पत्थर जमा हो गए, इसके साथ जैसे पानी इस
स्तर भाग पर आता है, स्तर भाग पर आने पर छोटे छोटे जो मिट्टी के कण है, रेत के कण है, वो इस क्षेत्र में आकर के क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। और इस भाग को हम दलदलीय भाग, दलदलीय भाग या तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ कि पर्वतीय प्रदेश से जो नदियां, जो पानी की जल धाराएं बह करके नीचे आकर के और कंकड़ पत्थर वाले भाग से निकल करके और छोटे छोटे बाल के कण आगे जाकर के जमा हो जाते हैं। जमा होने पर इस दलदलीय भाग का निर्माण होता है। इस दलदलीय भाग को क्या कहते हैं, हम तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ अपन चारों चीज समझ में आ गई होगी आपने। मैंने बताया खादर क्या है, बांगड़ क्या है, भाबर क्या है और तराई प्रदेश क्या है। अब इनको अपन एक बार लिख करके समझेंगे। तो पहला भाग जो होता है हमारा, वो होगा कौन सा, हमारा भाबर। भाबर क्या है ये अपन अभी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार लिख करके समझेंगे अपन। भाबर शिवालिक, पर्वतीय, क्षेत्रों के दक्षिण भाग में नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से निर्मित भूभाग को भाबर कहते हैं। यह पर्वत के दक्षिण भाग में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह पर्वत के दक्षिण भाग में 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होता है। वो क्या है भैया, भाबर पहला। दूसरा जो है हमारा वो है तराई प्रदेश। पर्वत के दक्षिण में भाबर का निर्माण हुआ। भाबर के दक्षिण में कंकड़ पत्थरों से जल निकलकर इसके दक्षिण में बालू रेत को जमा करता है
जिससे दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। ऐसे दलदली क्षेत्रों को ही तराई प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश कहते हैं। तीसरा आता है हमारा खादर। मैदान का वह भूभाग जहां प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ का पानी पहुंचकर नई मिट्टी की परत बिछाता है। और उसे वाले भूभाग को उपजाऊ बनाता है। इसे खादर कहते हैं। चौथा जो भाग है वो है बांगर। बांगर को पुरातन जलोढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातन जलोढ़। मैदान का वह भाग जहां प्रतिवर्ष नदी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और ने ही नई मिट्टी की परत जमा होती है। इसे बांगर कहते हैं। समझ गए भैया? खादर और बांगर में अंतर सिर्फ यह है कि खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं और बांगर को पुरातन जलोढ़ कहते हैं। आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि पहले इतनी बरसात होती थी कि यहां तक पानी पहुंचता था, बाढ़ें आती थी, लोगों का रहना कठिन होता था वर्षा ऋतु में। और आज वो क्षेत्र जहां दशकों से क्या है पानी नहीं पहुंच पाया है, तो वो क्षेत्र आज क्या बन गए? बांगर बन गए। क्या बन गए? बांगर, जिनको कहते हैं पुरातन जलोढ़। और वो निचले भूभाग जहां आज भी प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचाता है, नदियों का पानी पहुंचाता है। आपको पता है जब बाढ़ का पानी या नदी का पानी वर्षा ऋतु में जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी के ऊपर के पोषक तत्वों का क्या करता है? वो अपने साथ बहाकर ले जाता है। और जिस जगह वो परत बिछती है, वो मिट्टी जमा होती है, वो मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो वो क्षेत्र कौन सा है हमारा? खादर। कौन सा क्षेत्र हमारा? खादर। क्यों? क्योंकि खादर वाले क्षेत्र के अंतर्गत वो सारे पोषक तत्व जो पानी अपने साथ बहा के लाया है और बहा के ला करके वहां का निक्षेपण करता है। किताबी भाषा में क्या कहते हैं? जो निक्षेपण कहते हैं। हम कहते हैं मिट्टी जम गई साहब, तो जमने को क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो जब मिट्टी का निक्षेपण होता है तो आप पता है पानी के साथ मिट्टी जो बहती है वो ऊपर से बहती है, नीचे से बहती है? कहां से बहती है?
ऊपर से बहती है और मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं, उपजाऊ जो होते हैं, जैसे हुमस कहते हैं, वो हुमस मिट्टी के अंदर पाया जाता है, मिट्टी के ऊपरी परत में जब पाया जाता है, मिट्टी के ऊपरी परत में पाया जाता है, जो पानी के साथ बह जाते हैं। आपने सुना है, देखा है, अपन गांवों के किसानों को देखते हैं कि अपने खेत की मेड़ों को ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो ऊंची क्यों रखते हैं खेत की मेड़ों को? जिससे एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाए। क्यों? क्योंकि किसान अपने खेत में उर्वरक डालता है और उर्वरक के अंतर्गत वो देसी खाद डालता है या जैविक खाद डालता है या रासायनिक खाद डालता है। ऐसा नहीं हो कहीं कि वो खाद पानी के साथ बह करके दूसरे खेत में चले जाए। इसलिए क्यों? क्योंकि पानी के साथ बहता है, तो बहने को रोकने के लिए किसान अपनी क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अपने खेतों को ऊपर रखता है। तो वो क्षेत्र है बेटा कौन सा? हमारा खादान। धन्यवाद। ये हमारा भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग, उत्तर का विशाल मैदान हो गया। बच्चों, वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई वीडियो में समस्या आ रही है तो मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले भी दे दिया है, आज पुनः दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 8094180696 पर आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप मुझे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। नमस्ते।